नमस्कार सबैजनालाई नेपाली इतिहासको यो छोटो तर रोमाञ्चक यात्रामा तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हम बात करेंगे कोत पर्व के बारे में, जिसका सीधा अनुवाद है कोत हत्याकांड। नाम ही काफी है ना। ये कोई आम पारिवारिक झगड़ा नहीं था, ये था पूरे देश की सत्ता के लिए हुआ एक भयानक युद्ध। कल्पना करो, सन 1846 काठमांडू, राजा राजेंद्र विक्रम शाह की मृत्यु हो जाती है और उनके जाने से सत्ता में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो जाता है। अब आप सोचोगे कि राजा का उत्तराधिकारी सत्ता संभालेगा, लेकिन यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग बनती है। राजा की छोटी रानी राज्य लक्ष्मी देवी का कुछ और ही प्लान था। स्वाभाविक रूप से वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। इसको ऐसे समझो जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा हो, लेकिन यहाँ साड़ी और बहुत सारे षड्यंत्र हैं, और हाँ, कभी कभी असली छुरा भी। रानियां षड्यंत्र रच रही थीं, मंत्री लोग चालें चल रहे थे और हर कोई सत्ता के उस मीठे फल को पाने के लिए लड़ रहा था। सत्ता हथियाने का ये एक सुनहरा मौका था और एक शख्स ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। अब रानी राज्य लक्ष्मी की बात करते हैं। वो कोई मामूली प्लेयर नहीं थी। जब सब लोग सिंपल गेम खेल रहे थे, वो 4 कदम आगे का खेल खेल रही थी। उन्हें अपना प्लान कामयाब बनाने के लिए किसी की मदद चाहिए थी, किसी ताकतवर इंसान की। यहीं से शुरू होता है गगन सिंह खवास का किरदार, जो राजा के अंगरक्षक थे। वो नेपाली वर्जन के द हाउंड जैसे थे, लेकिन शायद थोड़े कम भावुक। गगन सिंह ने शायद अपने दिमाग से ज्यादा किसी और चीज से सोचकर रानी का साथ देने का फैसला किया। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। दूसरे दरबारी, जिन्हें रानी का सत्ता चलाना पसंद नहीं आ रहा था, या शायद अंगरक्षक का हद पार करना, दखल देने का फैसला किया। उन्होंने गगन सिंह पर खुद राजा बनने की साजिश रचने का आरोप लगाया। ये एक आम आरोप प्रत्यारोप का मामला था, लेकिन इसमें तलवारों का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा हो गया। रानी अपने सहयोगी को मरते हुए देखकर डर गई। उन्होंने वही किया जो कोई भी उस स्थिति में करता। उन्होंने एक सभा बुलाई, एक ऐसी सभा जहां सब कुछ साफ हो जाए। लेकिन असल में ये एक जाल था, और जाल के बारे में एक कहावत तो सुनी ही होगी, अगर आप एक जाल बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई तो फंसता ही है। यहां से शुरू होती है हमारे मुख्य किरदार जंग बहादुर राणा की कहानी। उस समय वो बस एक साधारण सेनापति थे, लेकिन जंग बहादुर बहुत चालाक थे। वो किसी और से बेहतर अपॉर्चुनिटी पहचानते थे। उन्हें पता था कि ये शाही लड़ाई पावर पाने का गोल्डन चांस है। तो उन्होंने क्या किया? वो रानी की बुलाई हुई सभा में गए, लेकिन पूरी तरह हथियारों से लैस होकर, अपने महत्वाकांक्षी भाइयों के साथ। और मैं आपको बता दूं, ये राणा भाई वहां मजे करने नहीं गए थे। जैसे ही सभा शुरू हुई, कहर बरपा हो गया। तलवारें निकल आईं, गोलियां चलने लगीं, और ये जगह किसी फिल्म के सीन जैसी लग रही थी। लेकिन यहां संवाद कम और खून ज्यादा था। आखिरकार वो जगह लाशों से भर गई, और अंदाजा लगाइए कि उस लाश के ढेर के ऊपर कौन खड़ा था। आपने सही अनुमान लगाया, जंग बहादुर राणा। उन्होंने नेपाल का ये खतरनाक खेल जीत लिया था। चौथा भाग, लंबी रात का हत्याकांड। यहां बात करते हैं कुछ अंकों की। एक ही रात में नेपाली दरबार के 40 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यह एक भयानक नरसंहार था। जंग बहादुर ने हमेशा की तरह व्यवहारिक होते हुए दावा किया कि वो तो बस व्यवस्था स्थापित कर रहे थे, और व्यवस्था स्थापित करने का मतलब था उनके विरोधियों को खत्म करना। सबसे हैरानी की बात, उन्हें इसका कोई दंड नहीं मिला। रानी राज्य लक्ष्मी शायद इस पूरी घटना से टूटकर भारत निर्वासित हो गई। जंग बहादुर, जिनके हाथों में और शायद कमीज पर भी उनके दुश्मनों का खून लगा था, अब नेपाल के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुके थे। 5वां भाग, राणा शासन। 104 साल का। हम जीते तो अब हमारा राज होगा। अपने सभी विरोधियों को रास्ते से हटाने के बाद जंग बहादुर ने अपनी सत्ता मजबूत करने में देर नहीं की। उन्होंने राजा को मजबूर करके खुद को प्रधानमंत्री बनवाया। वो भी कोई आम प्रधानमंत्री नहीं, वंशानुगत प्रधानमंत्री। हाँ, ये पद अब उनका और उनके परिवार का हमेशा के लिए था, या कम से कम 1951 तक के लिए। और इस तरह शुरू हुआ राणा शासन। 104 साल का वो समय जब एक ही परिवार ने नेपाल पर राज किया। कोत पर्व नेपाली इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये एक क्रूर सत्ता परिवर्तन था, जिसने नेपाल में निरंकुश शासन की शुरुआत की। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी कमरे का सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति सबसे खतरनाक भी होता है। और इस मामले में वो व्यक्ति थे जंग बहादुर राणा, जिन्होंने एक शाही हत्याकांड को अपने परिवार के व्यवसाय में बदल दिया।